हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आता है वो सॉल्व कर रहे थे, और 15 नंबर की हिंदी शिक्षण विधि आती है तो वो सॉल्व कर रहे थे। आज आपकी सीटेट की चौथी क्लास है और आप लोग को पता ही है कि सीटेट की एग्जाम डेट 28 दिसंबर से है और 15 या 16 तारीख तक हमारे सीटेट के एग्जाम चलने हैं। तो आज हम लोग शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा और अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। कल मैंने आप लोगों को हिंदी पेडागॉजी में जब पढ़ा रहा था तो आप लोग को बारीकी शब्द का मतलब मैंने बताया हुआ था। बारीकी मतलब होता है कि किसी भी चीज को बारीक से देखना, यानी कि उसके अंदर जैसे मान लो कोई हमारा गद्यांश दिया हुआ है, उसमें उसके कौन कौन से पॉइंट्स जो है, कौन कौन से उसके पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, हम उसको देखते हैं। तो यानी कि बारीकी से पढ़ने का अर्थ देखिए क्या होगा, पठन सामग्री में क्या है यह जानना है। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि पठन सामग्री में क्या है और यह जानना है, इससे हमारा बारीकी अर्थ नहीं निकलेगा। उसमें कुछ भी हो, हमें बारीकी से पढ़ने का तात्पर्य होगा विशिष्ट सूचना ढूंढना, यानी कि जो गद्यांश में हमें जिस क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसके लिए एक विशेष सूचना होती है, हमें उसको ढूंढना होता है। यानी कि बारीकी का अर्थ हो जाएगा हमारा विशिष्ट सूचना ढूंढना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। यानी कि हमें विद्यार्थी का उच्चारण बढ़ाना है कि उसको उच्चारण कितने अच्छे से कर सके, तथा शब्द संपदा, शब्द संपदा का मतलब होता है कि शब्दों का भंडार कितना है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है निर्माण में सहायता करेगा। देखिए हम लोग ऑप्शन डी पर जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सरसरी तौर पर पढ़ना। यदि हम कोई भी चीज को सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो हम उसका उच्चारण अच्छे से नहीं सीख पाएंगे और ना ही शब्द संपदा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। हम लोग यदि मान लो गद्यांश के केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहेंगे तो भी हम उसका उच्चारण करना और शब्द संपदा का विस्तार नहीं सीख पाएंगे। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के लिए सात स्वर वाचन। यदि जो विद्यार्थी है यानी कि शिक्षार्थी है, यदि वह खुद ही, सात स्वर का मतलब होता है खुद ही अपना वाचन करेगा। वाचन मतलब यानी कि पढ़ेगा। यदि विद्यार्थी खुद यदि गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेगा, जिससे उसका उच्चारण में सहायता मिलेगी और शब्द संपदा का भी उसका निर्माण होगा, क्योंकि पद्यांश और गद्यांश में शब्द होंगे, शब्दों का अर्थ होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है वारी, तो वारी मतलब जल होता है। यदि आप स्वयं पढ़ेंगे, शास्वर पढ़ेंगे, तो आप लोग को वारी शब्द का अर्थ पता चलेगा क्या होता है, यानी कि जल। यदि हम सरसरी तौर पर पढ़ जाएंगे तो हम वारी का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ना ही पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने से हमारा शब्द संपदा और उच्चारण में हेल्प होगी। केवल इसका आंसर हम किसके साथ जाएंगे, शिक्षार्थियों के लिए सात स्वर वाचन। नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करेंगे। अनुकूलन को इंग्लिश में एडाप्शन बोलते हैं तथा समायोजन को एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो आप लोग ने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी। जीन पियाजे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। आपके सीटेट के सिलेबस में जीन पियाजे, ले वाइगोट्स्की, नाम चॉम्स्की और कोहलबर्ग, यानी कि 4
रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, जिसमें एक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे जो है संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने जो है बच्चे को जिज्ञासु बताया है कि बच्चा जो होता है स्वयं सक्रिय क्रिया करके सीखता है। इन्होंने यह बताया है कि विचार पहले आता है और भाषा हमारी बाद में आती है, जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। इनका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर यही है, पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है फिर भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। तो जीन पियाजे ने अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग किया है। यानी कि जैसे कोई हमारा जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारा वह होता है जो हमारे अंदर अर्जित ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा। जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है वह एक बिल्ली को देखता है, वह बिल्ली को देखता है कि इसके 4 पैर होते हैं, और उसके बाद वही बच्चा जो है कुत्ते को देखता है तो वो बोलता है कि यह बिल्ली है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका है उसके स्कीमा में कि 4 पैरों वाली हर चीज क्या होती है? बिल्ली होती है। लेकिन उसको यह आइडिया नहीं है कि कुत्ता जो है बिल्ली से भिन्न होता है। तो जब हम स्कीमा में कोई चीज को ऐड करते हैं, जब हम अपने स्कीमा में ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मसाध्य। उसको हम लोग बोलते हैं आत्मसाध्य। या फिर जब हम स्कीमा में कोई चीज को मॉडिफाई करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि जब स्कीमा में देखा, स्कीमा के अनुसार जब बच्चा बिल्ली को देखकर ही कुत्ते की संज्ञा दे रहा था कुत्ते को, तो जब हमने उसके में ऐड कर दिया या मॉडिफाइड कर दिया उसके स्कीमा में, तब वह कुत्ते को ही कुत्ता बोलने लगा। जब तक हमने उसके स्कीमा में कुछ भी ऐड या मॉडिफाइड नहीं किया था तो वह उसको बिल्ली ही बोल रहा था। यानी कि अनुकूलन तथा समायोजन का जो प्रयोग किया था वो जीन पियाजे नामक रचनावादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। नॉम चॉम्स्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नॉम चॉम्स्की जो होता है, इन्होंने एक LAD भाषा अर्जन यंत्र की परिकल्पना दी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर, मतलब यानी कि कक्षा 1 में कोई बच्चा है जिसका नाम कबीर है, वह शांति शब्द सुनकर फांटी, डांटी और मांटी जैसे निर्थक शब्दों को बोलकर मजे ले रहा है। तो यह प्रदर्शित क्या करता है? उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, उस स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, उसने शांति शब्द तो सुना, लेकिन शांति शब्द को सुनकर उसने फिर उसी को फांटी बोला, फिर डांटी बोला और फिर मांटी बोला। जैसे नृतक शब्द उसने क्या किया? जानबूझकर बोला, और उसके आगे लिखा हो कि मजे ले रहा है। यानी कि वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को दोहरा रहा है, वह अपनी ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है कि वह किस प्रकार ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है एक शब्द को लेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में त्रुटियों दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो होती है शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? यानी कि उसने कुछ वाक्य लिखा, गीत नाम के छात्र ने, उसने उसमें कुछ क्या कर दी? त्रुटि कर दी, यानी कि उसमें एरर कर दिया। उसने एरर कर दिया, तो हमें बताना है कि शिक्षक अब इसके बाद क्या प्रक्रिया करेगा। तो देखिए लिखा हुआ पहले नंबर पे, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही लिख देगा। यदि मान लो उसने लाल पेन से उस गलती को लिख दिया, उसका सही कर दिया, तो बच्चे वह कभी नहीं सीख पाएगा। वह गलती आज कर रहा है और यही गलती फिर वह दोबारा करेगा, यानी कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। अगले में गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को सही करने के लिए कहना।
वो घेरा बना देगा और बच्चे को सही करने के लिए बोलेगा, तो जब उसको पहले यदि सही आता होता तो वह गलत ही क्यों लिखता। तो फिर उसने शिक्षक ने फिर उससे कहा कि इसको सही लिखो, यानी कि यह भी नहीं होगा। सी नंबर लिखा हुआ है गलतियों को रेखांकित करना, यानी कि जो वह गलती कर रहा है उसको रेखांकित कर लेगा, फिर गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहेगा, यानी कि जो उसकी वाक्य में एरर होगी उसमें वह रेखांकित कर लेगा कि इस जगह यहाँ पर इसका गलत है, और इस जो है अपनी बता देगा कि उसकी गलती जो है किस कारण हुई है, यानी कि गलती की प्रकृति को लिख देगा और शिक्षार्थियों से कहेगा कि फिर सुधारेगा, यानी कि पहले किसी भी जब एरर देखेंगे, शिक्षक देखता है किसी भी चीज में, पहले उसको रेखांकित करता है, फिर उसके बच्चे प्रकृति बताता है कि किस कारण वह गलत हुआ, और फिर उसके बाद बोलेगा कि उसको सुधारा जाए। नेक्स्ट सवाल है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्यों करता है। मतलब माध्यम की जो भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्यों करता है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दूसरा है दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, तीसरा है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, चौथा है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं भी बचना शब्द हो ये निगेटिव वर्ड होता है, तो हम कहीं भी बचना लिखा होगा तो वह हमारा 100% गलत होगा। सी नंबर पे एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, बिल्कुल बात सही कही गई है। यदि माध्यम की भाषा जो है, यदि माध्यम की भाषा हमारी मातृभाषा हो, यदि माध्यम की भाषा मातृभाषा हो, आप लोग को पता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसको अर्जित करता है, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं। तो उसमें यही कहा गया है कि यह एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। यदि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का यदि वह प्रयोग करेगा तो वह उसकी जो प्रभावकारी रणनीति होगी वह सिद्ध हो सकेगी, वह किसी भी चीज का अर्जन बहुत आसानी से कर लेगा। अगला है कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जाता है। आप लोग को देखिए व्याकरण जब सीख पाएंगे जब आप व्याकरण के नियम आते होंगे, जब व्याकरण के नियमों को उदाहरण सहित समझाया जाएगा, जब भी आप जो है नियम व्याकरण को अच्छे से सीख पाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन में पठन सामग्री तथा संकल्पनाओं की पहचान को एकीकृत करके, दूसरा है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, तीसरा है व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, और चौथा है संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पठन सामग्री तथा संकल्पनाओं की पहचान को एकीकृत करके, यानी कि जो उसके रूल और जो उसके व्याकरण के हमारे जो व्याकरण के रूल और एग्जाम्पल होंगे उनकी वह संकल्पना समझ लेगा कि यानी कि नियम कौन सा होता है और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, तो वह आसानी से उसको समझ लेगा। और पठन सामग्री यानी कि व्याकरण से जुड़े हुए शब्द जो होंगे, जो भी व्याकरण होगी, उनको वह एकीकृत करके व्याकरण अच्छे से सीख लेगा। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण जो होता है एक समूह के रूप में होती है। विचार किसने प्रतिपादित किया। देखिए चॉम्स्की के बारे में आप जानते हैं, इसने जो है लैड यानी कि भाषा अर्जन यंत्र की बात कही है। लेव वाइगोस्की जो है आपने इसका सिद्धांत पढ़ा होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जबकि B.F. स्किनर ने हमारा क्या कहा है,
बीएफ स्किनर ने सार्वभौमिक व्याकरण नियमों का एक समूह दिया है। ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की पेडागोजी का यूज नहीं किया गया। इसमें डायरेक्ट होता है, यदि सार्वभौमिक व्याकरण नियमों का समूह लिख कर आता है तो यह थ्योरी या यह सिद्धांत हमारा बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से विकास का निकट क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी कि जेडपीडी के नाम आप लोगों ने सीडीपी में देखा होगा। इस जेडपीडी का किसने सिद्धांत दिया था? लेओ वाइगोस्की। जेडपीडी का सिद्धांत जो है लेओ वाइगोस्की ने दिया था। अब यह बताना कि विकास का निकट क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ करता है, यानी कि यह लैड की बात कर रहा है। लैड आप लोग को पता है कि नॉन चॉम्स्की ने दिया था। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर होता है। जो हमारा विकास का निकट क्षेत्र होता है वह बच्चे का वास्तविक विकास, यानी कि जो बच्चा जानता है जिस चीज के बारे में, और उसके बाद किसी दूसरे की सहायता, यानी कि उसे पाड आपने सुना होगा, उसको सहायता देना। जब किसी बच्चे को सहायता दे दी जाती है, किसी भी हेल्प कर दी जाती है किसी भी काम को करने में, तो वह उसको आसानी से कर लेता है। तो जेडपीडी वही बतलाता है कि बच्चे का जो वास्तविक विकास है तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। नेक्स्ट सवाल है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डॉट 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 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि मौखिक भाषा को विकसित हमें करना है। देखिए, मौखिक भाषा आप जानते हो कि जो मुंह से बोली जाती है या और जो लिखित भाषा होती है वह हमारी लिखी जाती है। आपको पता है कि लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। जबकि यहाँ पर मौखिक भाषा को विकसित करना है, यानी कि हमें प्रारंभिक साक्षरता का ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभिक साक्षरता का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग परिवार में रहते, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो मदर टंग यानी कि मातृभाषा में जो प्रयोग शब्द किए जाते हैं वह उन्हीं को यूज करता है, यानी कि उपयोग करता है। उपयोग करके ही मौखिक भाषा को वह विकसित करता है। यदि उसकी प्रारंभिक साक्षरता सही नहीं होगी तो वह मौखिक भाषा को भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण जो घटक होगा वह क्या हो जाएगा? प्रारंभिक साक्षरता। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? यानी कि हमें शब्द संपदा निर्माण की बात करनी है कि हमें शब्द संपदा निर्माण बढ़े, नहीं है। आप देखिए, नहीं देखना है हम लोग को, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, आप लोग जो व्याकरण सीखते हैं वह हमेशा संदर्भ से ही सीखते हैं, यानी कि यह बात बिल्कुल सही है। वर्णों की रूपरेखा बनाना, जब आप वर्ण का पता चल आपको होगा कि पहले आ आएगा, फिर बड़ा आता है स्वर में, फिर ई आता है, इसी प्रकार का होता है आपका, फिर का के बाद चा वर्ग आता है। तो आप लोग को जब वर्णों की रूपरेखा पता होगी तभी तो आप शब्द संपदा का, जैसे मान लो लिखा हो, आपको लिखना है कमल, तो आप यदि आपको शब्द संपदा नहीं पता तो आप कमल कैसे लिख देंगे? मान लो किसी ने कमल को गमल लिख दिया, क्योंकि का वो उसे पता ही नहीं है कि का किस तरह लिखेंगे। तो इसलिए वर्णों की रूपरेखा भी आना चाहिए शब्द संपदा के निर्माण में। शब्द के भागों का विश्लेषण भी करना आना चाहिए कि कमल लिखा हुआ है तो 3 शब्द होंगे, पहले का आएगा, फिर माँ आएगा, फिर ला आएगा, आखिरी दिया यानी कि ये 3 आपके सही हैं।
तो आज जब मालूम है कि आप लोग को तीनों सही है तो लास्ट वाला 100% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा और यही गलत हो जाएगा। नहीं पूछा गया है कि संबद्धता स्थापित करना लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध प्रवेश के निर्माण में सहायता नहीं करती। इसमें भी हमें नहीं बताना है। देखिए, मुद्रित लिखित समृद्ध प्रवेश का मतलब होता है कि हमें प्रवेश यानी कि समाज को जोड़कर पढ़ाना, वह हमारा क्या कहलाता है, मुद्रित या लिखित समृद्ध प्रवेश। तो दीवारों पर कहानी के चार्ट लगाना है, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग दीवार में चार्ट लगा देंगे कहानी के तो बच्चों के पढ़ने में सहायता होगी। इसके बाद लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही बात है। जो भी विद्यार्थी एक्टिविटी करता है उसको हम एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर देंगे तो भी वह कक्षा निर्माण में या सीखने में सहायता करेगी। कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, यानी कि बच्चों को, आप जानते हैं कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, तो जो खिलौने होंगे उसके लिए क्लास के कोने में खिलौनों को सजा देना, यह भी आपका एक मुद्रित या लिखित समृद्ध प्रवेश के निर्माण में सहायता करेगा। जबकि कक्षा में पठन कोना सृजित करना, यानी कि जो हमारी ये पूरी क्लास है इसमें कोने में केवल पढ़ाया जाए, पठन कराया जाए, तो ये हमारी बात गलत होगी और हमें यही निकालना था। यानी कि इसका जो आंसर होगा वह हमारा बी के साथ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में पठन कोना सृजित करना। नेक्स्ट सवाल है, भाषा अधिगम में, यानी कि भाषा अधिगम मतलब सीखना में बोधगम निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम में निवेश यानी कि लर्निंग हमें बताना है कि क्या होगी अधिगम में। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर ऊपर हो, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। बोधगम निवेश वह होता है बोधगम निवेश का आशय है कि जो हमें भाषा आती है, जो भाषा हमें आती है, भाषा के एक स्तर को और बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि हमें मातृभाषा आती है, मातृभाषा के अलावा हमें लक्ष्य भाषा यानी कि टारगेट लैंग्वेज का भी हमें ज्ञान कराया जाए तो वह किसके अंतर्गत आएगा, बोधगम निवेश। यानी कि बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। यानी कि समग्र भाषा उपागम मतलब होता है कि जो भाषा का संपूर्ण अध्ययन, समग्र मतलब संपूर्ण, भाषा उपागम मतलब संपूर्ण भाषा को सीखने की टेक्निक। पहला लिखा हुआ समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। समग्र भाषा उपागम जो है बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा हुआ है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने की वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। यह बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर समग्र भाषा उपागम की बात कही गई है, यानी कि वर्ण और ध्वनियों से आरंभ करते, यानी कि बिल्कुल उसकी शुरुआत है। जबकि यहाँ पर समग्र भाषा उपागम की बात कही गई है तो यह हमारे काफी ब्रॉड बातें कही गई है, जबकि यहाँ पर वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, यानी कि यह बात बिल्कुल गलत है। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है। यानी कि ए तथा सी सही है और बी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। यानी कि हमें प्रथम भाषा, आप जानते हो कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा कैसे अर्जित की जाती है। आप लोग को पता है कि जो हमारी मातृभाषा होती है वह सहज होती है, सरल होती है और जन्मजात होती है और वातावरण से अर्जित की होती है। यानी कि प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा हमें टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा को अर्जित किया जाता है। विद्यालय में अर्जित की जाती है, यानी कि यह भी हमारी द्वितीय भाषा हो जाएगी। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारी प्रथम भाषा अर्जन है वह एक हमारी क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। लास्ट वाला प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि बच्चा जो प्रयास करे फिर भाषा को सीखे तो वह हमारा द्वितीय भाषा कहलाती है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। मैंने भी आप लोग को बताया हुआ था, जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात कही है कि बच्चा या छात्र होता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक के कारण ही भाषा को अर्जित करता है। तो इसमें इन्होंने बताया था एक निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की इन्होंने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में, मतलब स्किनर BF स्किनर जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या कहा है कि वयस्कों की जो बच्चे होते हैं अक्सर वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, बुरी तरह सफल हो जाते हैं और वयस्कों की नकल करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वह जो हमसे बड़े होते हैं उनकी वह लोग बहुत नकल करते हैं। जैसे पापा ने जो कुछ बोला वह बच्चा उसको रिपीट करता है। यानी कि जो स्किनर मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वयस्कों की नकल करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे भाषा सीखते हैं। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे भाषा सीखते हैं किसके माध्यम से। मैंने आप लोग को पीछे बताया हुआ था कि पियाजे ने आत्मसंयोजन और समायोजन की बात और अनुकूलन की बात कही है। तो देखिए आपका बी ऑप्शन है आत्मसातीकरण तथा समायोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर यह अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों को जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वह क्या कहलाते हैं। देखिए भाषा अधिगम के जो हमारे आधारभूत कौशल होते हैं, कल मैंने आप लोगों को 4 कौशल बताए हुए थे। सु, बो, पा, ली। यानी कि सु से सुनना होता है, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। ये हमारे भाषा कौशल के क्या है, 4 प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वह क्या कहलाते हैं। यानी कि बच्चों को जो नमूना हम लोग दिखाते हैं वह उसके क्या कहलाते हैं, संरचना। हम लोग बच्चों को पहले संरचना बताते हैं किसी भी चीज की। सुनना है कि हम इस प्रकार से सुनते हैं किसी भी चीज को, बोलना है तो हम इस प्रकार बोलेंगे, पढ़ेंगे तो इस प्रकार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है। यह सब उसकी शुरुआत में क्या कहलाती हैं, संरचना। आत्मसातीकरण आप जानते हैं, किसी भी स्कीमा में जो हमारा ऐड होता है वह उसका क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। समूह अधिगम यानी कि ग्रुप में लर्निंग जब होती है तो वह समूह अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है।
अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? यानी कि वह द्वितीय भाषा भी प्रयोग कर रहा है और यहाँ पर उसने यह भी कहा है कि शिक्षार्थी की घर की भाषा यानी कि मातृभाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये हमारी टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो यानी कि ये जब हम दो भाषाओं का एक ही जगह पढ़ाएंगे तो वह हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? बहुभाषिकता के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में केवल एक यानी कि द्विभाषा लिखा है, यानी कि दो भाषाओं का प्रयोग होगा। दो से केवल एक भाषा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भाषा होगी तो द्विभाषिक ही न लिखा होता। तीन से अधिक भाषा कहीं प्रयोग ही नहीं द्विभाषिक में, किसी भी भाषा का प्रयोग, यहाँ पर दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप में भाषा अर्जित करते हैं? यानी कि स्किनर महोदय जो थे उनके अनुसार हमें यह बताना है कि बच्चे जो है सर्वाधिक किस रूप में भाषा अर्जित करते हैं। आप देखते हैं जब बच्चे नकल करेंगे किसी चीज को, संकेत एवं सहारा देंगे उसको, फिर आकार के अनुसार वह सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई भी क्रियाकलाप देख लिया तो वह घर में आकर उसकी नकल करेगा। जब वह नकल करेगा वह उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा तो कोई उसको सहारा देगा, और फिर उसके बाद आकार होता है, जैसे मान लीजिए यह आकार छोटा है, यह बड़ा है, तो यह आरोही क्रम में लगाना भी सीख जाएगा। तो स्किनर महोदय वही कहते हैं कि बच्चा जो है सर्वाधिक रूप में भाषा अर्जित करता है नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर और आकार के अनुसार। पठन व लेखन के माध्यम से ये कहा ही नहीं स्किनर ने, बोलने के समृद्ध प्रवेश के माध्यम से भी नहीं, कौशलों का अभिनय करके यह भी स्किनर महोदय ने नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर क्या है? यानी कि हमें पशुओं में और मानव में अंतर बताना है कि पशु क्या है, विशेष अंतर बताना है कि इन दोनों में प्रमुखता क्या है। देखिए, पशु जो है भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, गलत बात है। पशु यदि अपनी फीलिंग्स बता देगा, आपने कभी देखा है किसी पशु ने अपनी फीलिंग्स बताई है? जबकि मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। मानव बता सकता है कि उसको दर्द हो रहा है, उसके इमोशन को वह जाहिर कर सकता है, जबकि पशु जो है अपने इमोशन या भावनाएं को नहीं बता सकता। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। यदि पशु को अपनी सुरक्षा के बारे में पता हो कि मुझे यहाँ पर सुरक्षित रहना है तो लोग उसको काट ही ना पाए या उसका मांस नहीं खा पाए। यानी कि आपका जो आंसर होगा मानव और पशु में विशेष अंतर क्या हो जाएगा? भावनाओं का। मानव जो होता है भावनाओं को संप्रेषित कर सकता है, जबकि पशु नहीं कर सकता। फिर पियाजे आ गए। पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि हमें उसमें किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया, यानी कि इसमें मॉडिफाइड हुआ है। यदि केवल ऐड की बात करता, केवल जो है स्कीमा में ऐड होगा तो वह हमारा आत्मसातीकरण कहलाएगा, जबकि परिवेश को बदल देता है तो वह हमारा एडजस्टमेंट कहलाता है, यानी कि समायोजन कहलाता है। जेडपीटी का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। आत्मसातीकरण और समायोजन की बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने। लेकिन इसमें कहा गया है कि किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के बाद परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, द्विभाषी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? द्विभाषी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में यानी कि जहां पर हमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है वहां पर घर की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, घर की भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है, यहाँ पर द्विभाषी शिक्षा का प्रयोग किया गया है, यानी कि द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि प्रथम भाषा में निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं।
तो यह आपका आंसर होगा नहीं। संकेत भाषा का कहीं वर्णन नहीं है। आप लोग को पता है कि द्विभाषी का मतलब होता है कि पहली मदर टंग होती है और दूसरी जो होती है टारगेट लैंग्वेज होती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे अच्छे और पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और गद्यांश और पद्यांश की भी प्रैक्टिस हम लोग आगे आने वाली क्लास में करेंगे। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।